गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल डिवीजन कोशिका विभाजन है ना। तो कोशिका विभाजन जो होता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? असूत्रीय कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो आज हम क्या देखते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन समसूत्री विभाजन देखते हैं। तो समसूत्री विभाजन माइटोसिस सेल डिवीजन किस में होता है? सोमेटिक सेल में होता है। सोमेटिक सेल मतलब क्या होता है? कायिक कोशिका। तो समसूत्री कोशिका विभाजन किस में पाया जाता है? कायिक कोशिका में पाया जाता है, सोमेटिक सेल में पाया जाता है, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? वेजिटेटिव सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो कोशिका समसूत्री कोशिका विभाजन होता है ना, इसको पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में सेल समसूत्री कोशिका विभाजन को किसने बताया था? स्ट्रासबर्गर ने बताया था। और जंतु कोशिका में समसूत्री कोशिका विभाजन को किसने बताया? वाल्डेयर फ्लेमिंग ने बताया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? माइटोसिस सेल डिवीजन। तो जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है ना, उसमें क्या होता है? कोशिकाओं का गुणन होता है। क्या होता है? कोशिकाओं का गुणन होता है। अर्थात क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। एक पेरेंटल सेल जो होता है 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। फिर ये जो दो कोशिका होती है वो 4 कोशिका, 4 कोशिका जो होती है 8 कोशिका। इस तरह से क्या होता है? कोशिकाओं का क्या होता है? इसकी संख्या में क्या होती है? बढ़ोतरी होती जाती है। ठीक है, तो हम इसका क्या देखते हैं? डेफिनेशन देखते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है। तो एक मातृ कोशिका से 2 संतति कोशिका का फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? माइटोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है। लेकिन इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि जो संतति कोशिका होती है ना, वो मातृ कोशिका से गुणात्मक और संख्यात्मक रूप से क्या होती है? मातृ कोशिका के समान होती है। ठीक है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन एक ऐसा कोशिका विभाजन होता है जिसमें कोशिकाओं में प्रेजेंट जो क्रोमोसोम होता है वो पेरेंट्स के क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होता है, जिसको क्या कहा जाता है? समसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया ना? बस इतना ध्यान रखना कि इसमें जो कोशिका होती है ना, उसमें तो बढ़ोतरी होती है, लेकिन जो क्रोमोसोम रहता है उसकी संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। मतलब उसकी संख्या परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? पेरेंट्स के गुणसूत्र की संख्या के बराबर ही होती है। मतलब गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो मटर के दाने होते हैं उसमें कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? 14 क्रोमोसोम पाया जाता है। तो उनसे प्राप्त होने वाली जो संतति कोशिकाएं होंगी उनमें भी कितना क्रोमोसोम पाया जाएगा? 14 क्रोमोसोम ही पाया जाएगा। तो ये समझ में आया ना कि माइटोसिस सेल डिवीजन किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं कि मतलब जो संतति कोशिका होती है उनमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट्स के क्रोमोसोम की संख्या के बराबर ही होती है, जिसको माइटोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो कितने चरणों में कंप्लीट होता है? तो माइटोसिस सेल डिवीजन 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? इसमें एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण होता है, जिसको क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं हम? इसमें साइटोप्लाज्मा का क्या होता है? विभाजन होता है, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस में एक कोशिका से 2 कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो हमारा बेस क्या है कि एक केंद्रक से हमें 2 केंद्रक प्राप्त करना है और साइटोकाइनेसिस में एक कोशिका से 2 कोशिका का क्या करना है? निर्माण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन में
कैरियोकाइनेसिस। ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो 4 चरणों में कंप्लीट होता है। ठीक, पहला चरण क्या होता है? प्रोफेज होता है। पहला चरण क्या होगा? प्रोफेज। सेकेंड होता है मेटाफेज, मेटाफेज होगा। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? एनाफेज होता है, एनाफेज। चौथा चरण होता है टीलोफेज। क्या होगा? टीलोफेज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रोफेज। तो प्रोफेज अवस्था जो होती है वो माइटोसिस सेल डिवीजन की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है वो कैसे होता है? धागे नुमा क्रोमेटिन जाल के रूप में पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? एक सेंट्रियोल पाया जाएगा। ठीक, सेंट्रियोल को और क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखना, सेंट्रियोल को सेंट्रोमियर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली पाया जाता है तथा न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा सेंट्रियोल। ठीक, सेंट्रियोल या सेंट्रोमियर। इसमें क्या पाया जाता है? एक बड़ा सा है ना, ये क्या हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस केंद्रिका पाया जाता है। और इसमें क्रोमोसोम जो होता है कैसे होता है? धागे नुमा या क्रोमेटिन जाल के रूप में पाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ईयरली प्रोफेज। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ईयरली प्रोफेज कहा जाता है। ये हमारा ईयरली प्रोफेज था। अब क्या देखते हैं हम? देखो, जो प्रोफेज होता है ये लंबी प्रावस्था होती है, यानी कि जो प्रोफेज होता है वो 3 चरणों में कंप्लीट होता है। ईयरली प्रोफेज होता है, मिड प्रोफेज होता है और तीसरा होता है लेट प्रोफेज होता है। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा ईयरली प्रोफेज था, जिसमें क्या क्या था? एक केंद्रक झिल्ली है। ठीक, केंद्रक झिल्ली है और केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस है और जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन जाल के रूप में है। ठीक, और ये क्या? हमारा सेंट्रियोल है। अब सेकेंड क्या देखते हैं हम? सेकेंड देखते हैं मिड प्रोफेज देखते हैं। तो ये जो मिड प्रोफेज होता है ना, इसमें क्या होगा? मिड प्रोफेज में जो हमारा सेंट्रियोल होता है ना, जो हमारा सेंट्रियोल होता है वो क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल जो होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है और अपनी ध्रुवों की ओर चलना क्या करता है? ये स्टार्ट करता है। ठीक, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें भी न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें क्रोमोसोम जो होता है वो कैसा होता है? कुंडलित होता है। ठीक, आप लोग ध्यान रखना कि मिड प्रोफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो कुंडलित होता है, कुंडलित होगा। और इसमें वाटर का क्या होता है? इस क्रोमोसोम में वाटर का डिहाइड्रेशन होता है, जिसके कारण ये जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है और कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है और कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। तो ये क्या था? हमारा मिड प्रोफेज था। अब हम क्या देखते हैं? लेट प्रोफेज देखते हैं। क्या देखते हैं? अब हम लेट प्रोफेज देखते हैं। ठीक है, तो ये जो लेट प्रोफेज होता है ना, वो प्रोफेज का लास्ट चरण होता है। ठीक है, जिसमें प्रोफेज जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है वो स्पष्ट हो जाता है। क्रोमोसोम की जो भुजाएं होती है, क्रोमोसोम्स की भुजा किसे कहेंगे हम? क्रोमेटिड्स को कहेंगे। तो इसमें जो क्रोमेटिड्स होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक, क्रोमेटिड जो होती है वो क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देती है। और इसमें जो तर्कु तंतु होता है ना, उसका क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाता है। तर्कु तंतु मतलब स्पाइंडल फाइबर्स का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और जो सेंट्रियोल होता है वो अपनी जो ध्रुव है, फर्स्ट ध्रुव सेकेंड ध्रुव है ना, तो इन ध्रुवों की ओर क्या होता है? चला जाता है। ठीक, और क्या होगा? आप लोग ध्यान रखना कि जंतु जो कोशिका होती है उसमें ही सेंट्रियोल मतलब सेंट्रोमियर उपस्थित होगा, लेकिन जो पादप सेल होता है उसमें सेंट्रियोल उपस्थित नहीं होता। ठीक है, और इसमें और इसका और क्या कैरेक्टर है लेट प्रोफेज का, कि इसमें जो केंद्रक झिल्ली होती है ना, जो केंद्रक झिल्ली होती है वो क्या होती है? विलुप्त हो जाती है तथा इसमें प्रेजेंट जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। ठीक है, कैसे विलुप्त होगा? हाँ, ये क्या है? पहला कैरेक्टर था इसमें कि इसमें सेंट्रियोल जो होता है वो अपनी ध्रुवों की ओर चला जाता है। सेकेंड कैरेक्टर क्या है कि
विलुप्ता हो जाती है। थर्ड कैरेक्टर क्या है कि इसमें प्रेजेंट जो न्यूक्लियोलस होता है वो कैसे होता है, विलुप्तावस्था में होती है। और जो क्रोमोसोम जो होता है उसकी जो भुजाएं मतलब क्रोमेटिड जो होती है वो क्या होती है, हमें दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो ये है। और इसमें और किसका फॉर्मेशन होता है मैं बताइए, तरकु तंतुओं का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, तरकु तंतु कहा जाता है या और क्या कहा जाता है, स्पाइंडल फाइबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा ये क्या था हमारा लेट प्रोफेज था। क्या था, लेट प्रोफेज था। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा चरण होगा, मेटाफेज होगा। कौन सा चरण होगा, मेटाफेज होगा। तो ये जो मेटाफेज होता है ना, तो मेटाफेज जो होता है इसमें क्या होता है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है जिसमें जो गुणसूत्र होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और ये जो गुणसूत्र होता है वो मध्य प्लेट में स्थित होता है। ठीक है, गुणसूत्र मध्य प्लेट में स्थित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम जो है उसको हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा मध्य प्लेट हुआ, ये मध्य प्लेट। अब इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो जो बड़ा क्रोमोसोम होगा, जो बड़ा क्रोमोसोम होगा वो परिधि की ओर उपस्थित होगा, और जो छोटा क्रोमोसोम होता है वो ये मध्य प्लेट होता है उधर क्या होता है, ये उपस्थित होता है। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना कि जैसे आप लोग मेटाफेज में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते जाओगे तो क्या होगा, ये पहला जो क्रोमोसोम जो होता है वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद ये जो क्रोमोसोम जो होता है उसका साइज ना छोटा होता जाएगा। ठीक है, वो अपने समझ के लिए है कि छोटा और बड़ा करके। ठीक है, तो मैं क्या बताई कि इसमें जो क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होगा, परिधि, बड़ा क्रोमोसोम परिधि की ओर होता है और छोटा जो क्रोमोसोम होता है वो प्लेट की मतलब मध्य प्लेट की ओर होता है। ठीक है, और इसमें और किसका फॉर्मेशन होता है, दो प्रकार के इसमें क्या पाया जाता है, स्पाइंडल फाइबर्स पाया जाता है। ठीक, पहला स्पाइंडल फाइबर्स क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस स्पाइंडल फाइबर, डिसकंटिन्यूअस स्पाइंडल फाइबर। और सेकेंड जो होता है वो सपोर्टिंग फाइबर्स कहलाता है या जिसको कंटिन्यूअस फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो डिसकंटिन्यूअस जो फाइबर्स होता है ना, वो क्या होता है, ये ध्रुव से मतलब ये क्रोमोसोम्स को ध्रुव से ये क्या करता है, जोड़े रखता है। ठीक है, उसको डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा सेंट्रियोल है। ठीक, मतलब ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव या सेंट्रियोल है ना। तो अब क्या होगा, ऐसे है ना, ऐसे निकलेगा जो फाइबर्स, उसको हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स कहेंगे। और क्रोमो जो प्लेट से ऐसे गुजरता है उस फाइबर्स को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फाइबर्स कहेंगे या फिर सपोर्टिंग फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये क्या था हमारा मेटाफेज था। अब उसके बाद आता है तीसरा, आता है एनाफेज। ठीक है, तीसरा क्या आता है, एनाफेज आता है। तो ये जो एनाफेज होता है इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होता है ना, तो उसमें जो सेंट्रियोल होता है मतलब जो सेंट्रोमियर होता है ना, वो जो होता है वो अपने ध्रुव की ओर हो जाता है। ठीक, सेंट्रोमियर जो है वो ध्रुव की ओर होगा और क्रोमोसोम की जो भुजाएं होती है वो केंद्र की ओर होगा। जैसे कि मान ये क्या है हमारा, ये हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है। अब क्या होता है कि इसका जो सेंट्रोमियर होता है, ये सेंट्रोमियर ये जो होता है वो ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, ये किधर होगा, ध्रुव की ओर होगा और ये ध्रुव की ओर होता है। और इसकी जो भुजाएं होती है, ये हमारा केंद्र है, तो इसकी जो भुजाएं होती है वो कहाँ होती है, केंद्र की ओर होती है। ठीक है, ये समझ में आया। अब उसके बाद इसका और मेन कैरेक्टर क्या है कि जो इसमें और एक फाइबर्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उस फाइबर्स का नाम होता है इंटरजोनल फाइबर्स। ठीक है, कौन सा फाइबर होता है, इंटरजोनल फाइबर्स होता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है मेटाफेज में कि डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स का निर्माण होता है ना। तो एनाफेज
अवस्था जैसे ही आती है तो ये जो डिसकंटिन्यूअस जो फाइबर्स होती है ना, इसमें क्या होता है, संकुचन होता है। और जैसे ही डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स में संकुचन होता है तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स को विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करता है, खींचता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स को विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करता है, खींचता है। ठीक, और जो इंटरजोनल फाइबर्स का निर्माण जो हुआ रहता है ना, तो वो क्या करता है, इंटरजोनल फाइबर्स ये क्रोमोसोम्स को ये क्या करेगा, मतलब इंटरजोनल फाइबर जो होता है वो रिलैक्सेशन अवस्था में होती है। याद रखना आप लोग, इंटरजोनल फाइबर जो होती है वो रिलैक्सेशन अवस्था में होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स को विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करेगा, ये धकेलेगा। ठीक है, अब मतलब ना ये जो क्रोमोसोम्स जो होता है उसको ये दोनों फाइबर्स क्या करता है, एक खींचता है तो एक क्या करता है, धकेलता है। खींचता है और धकेलता है, तो इससे क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम जो होता है वो मतलब ऐसे टूट जाएगा और टूटने के बाद अलग अलग ध्रुवों की ओर ये क्या होता है, व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, ये क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमोसोम आप लोग देख ही रहे होंगे ना कि ये क्या हो रहा है, ध्रुवों की ओर, है ना, ध्रुवों की ओर क्या है, जा रहा है। ठीक है, जा रहा है ना। देखो क्या बताई मैं कि क्रोमोसोम जो होता है इसमें, है ना, ये क्या होता है, ध्रुवों की ओर जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर पुलिंग और पुशिंग की जो प्रोसेस होती है वो चलती रहती है, जिसके कारण ये क्रोमोसोम जो होता है वो अपनी अपनी ध्रुवों की ओर क्या होती है, चली जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है ये इधर आएगा और ये क्रोमोसोम जो होता है इस ध्रुव की ओर जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, एनाफेज अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसमें मेन फंक्शन कौन सा फाइबर करता है, डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स और इंटरजोनल फाइबर्स करता है। ठीक है, यही जो होता है वो पुशिंग करता है और पुलिंग करता है। ठीक है, अब लास्ट क्या देखते हैं हम, टीलोफेज देखते हैं। क्या देखते हैं, टीलोफेज देखते हैं। ठीक है, तो जो टीलोफेज जो होता है ये 2 चरणों में कंप्लीट होता है। ठीक है, एक ईयरली टीलोफेज होता है और एक क्या होता है, लेट टीलोफेज होता है, लेट टीलोफेज। तो ईयरली टीलोफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स होता है वो अपने ध्रुवों की ओर क्या तक चला जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये अपनी ध्रुवों की ओर चला जाता है। कहाँ चला जाएगा, अपनी ध्रुवों की ओर, है ना, ये अपनी ध्रुवों की ओर क्या होता है, ये चला जाता है। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, लेट, है ना, लेट टीलोफेज देखते हैं। तो लेट टीलोफेज में क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम जो होता है वो फिर से विकुंडलित हो जाती है, और धागेनुमा स्ट्रक्चर धारण कर लेती है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था प्रोफेज में, मतलब ईयरली प्रोफेज में क्या पढ़ा था, है ना, तो उसका कैरेक्टर क्या था कि क्रोमोसोम जो होती है वो क्रोमेटिन जाल का रूप ले लेती है ना, ऐसा पढ़ा था, है ना। और क्या पढ़ा था कि उसके बाद इसमें ये बताना है कि टीलोफेज में, लेट टीलोफेज में कि क्रोमोसोम अपनी ध्रुव की ओर चली जाती है, उसके बाद क्रोमोसोम जो होता है वो विकुंडलित हो जाएगी, है ना, और उसके बाद जो केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली जो होता है वो क्या हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तथा न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आप लोग ध्यान रखना कि जो ईयरली क्या होता है, जो ईयरली टीलोफेज होता है इसी में ही क्या होता है, 2 केंद्रक का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी में 2 केंद्रक का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये 2 केंद्रक, ये क्या है, केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक है, और केंद्रक को चारों ओर से घिरा हुआ क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तथा मतलब जो क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है, किसमें, टीलोफेज, लेट टीलोफेज में, है ना।
और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था टेलोफेज में। कि हमने क्या पढ़ा कैरियोकाइनेसिस में, कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, एक केंद्रक से दो, मतलब एक कोशिका में एक केंद्रक से दो केंद्रक का क्या करना था, हमें निर्माण करना था, जो कि टेलोफेज अवस्था में दो केंद्रक का निर्माण हो गया। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस की जो अवस्था है ये क्या हुई, सिद्ध हुई, है ना। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, साइटोकाइनेसिस देखते हैं। क्या देखते हैं हम, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मा का क्या होता है, विभाजन होता है ना। तो और किसका फॉर्मेशन होता है, दो संतति कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस को देख रहे हैं हम। तो इसमें क्या होगा, अभी हम, है ना, ये क्या होता है, इसको क्या माने हैं हम, जंतु कोशिका माने। ठीक है, ठीक। तो क्या होता है इसमें कि जो सेल होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसमें क्या होगा, खांच उत्पन्न होती है। ठीक, कोशिका खांच कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है, कोशिका खांच कहा जाता है। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, कोशिका खांच कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, कोशिका खांच कहा जाता है। हाँ, और ये जो कोशिका खांच होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे एक गड्ढे का रूप ले लेती है, और अंत में क्या होता है, ये इस तरह से ये क्या हो जाता है, कट जाता है। क्या हो जाता है, बीच से ये कट हो जाता है, ये जो खांच होता है वो। और जैसे ही ये कट जाता है, फिर दो सेल या दो साइटोप्लाज्मा का विभाजन या फॉर्मेशन जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, अंत में फिर क्या होगा, ये जो खांच होता है ना, वो क्या करेगा, गहरा होता जाएगा, और गहरा होने के बाद साइटोप्लाज्मा बीच से कट जाएगा, और इससे क्या होता है, दो सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि साइटोप्लाज्मा में दो सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, या दो साइटोप्लाज्मा का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अंत में, है ना, अंत में हम क्या देखेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन का क्या देखते हैं, सिग्निफिकेशन या सिग्निफिकेशन बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो, इम्पोर्टेंस बोल सकते हो, है ना। तो कोशिका भी मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन क्या करता है, मतलब क्या कार्य होता है इसका, कि ये सबसे पहले तो ये माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो किस में पाया जाता है, काइक कोशिका यानी कि सोमैटिक सेल में होता है ना। तो ये क्या करता है, क्या कार्य क्या करता है, कोशिका की वृद्धि और क्या करता है, विकास करता है ना। कोशिकाओं की क्या करता है, मरम्मत करता है, और कोशिका की रीजनरेशन पुनरुद्भवन की क्रिया में ये क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, और लास्ट इसका क्या फंक्शन है कि ये मतलब कोशिका को जेनेटिक स्टेबिलिटी मतलब अनुवांशिक स्थायित्व प्रदान करता है। अब अनुवांशिक स्थायित्व ये कैसे प्रदान करता है और क्यों करता है, क्योंकि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है ना, उसमें क्या होगा, गुणसूत्र जो होता है वो गुणात्मक और इस संख्यात्मक रूप से अपनी मातृ कोशिका के समान ही होता है। किसमें होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन में कोशिका जो होती है वो जेनेटिक रूप से स्थायित्व प्रदान की हुई होती है, क्योंकि संतति में प्रेजेंट मतलब मातृ कोशिका से बने संतति में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो मातृ कोशिका के समान ही होती है, जिसके कारण ये कोशिका को जेनेटिक स्टेबिलिटी प्रदान करती है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन था। और माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो यूनिट सेकेंड फर्स्ट पेपर यूनिट सेकेंड का दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था हमने, सेल साइकिल पढ़ा, और ये दूसरा क्वेश्चन है माइटोसिस सेल डिवीजन। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मियोसिस सेल डिवीजन। थैंक यू।